नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। प्रदेश में मक्का प्रसंस्करण में निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी। बरसात के मौसम में गला घोटू और लंगड़ी रोगों से पशुओं को बचाएं। फेरोमोन ट्रैप, कीटों से फसल सुरक्षा का जाल। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रदेश में मक्का प्रसंस्करण इकाई लगाने में निवेशकों की रुचि काफी बढ़ रही है। दूसरे स्थान पर फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाई है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ने 7 फसलों से संबंधित प्रसंस्करण इकाई को मदद देने की घोषणा की है। इसके तहत व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लागत राशि का 15%, जबकि किसान उत्पादक संगठनों को 25% तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान का भी प्रावधान है। इसके अलावा कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से तकनीकी मदद भी दी जाएगी। पशुपालक किसान भाइयों, टीकाकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम अपने दुग्धारू पशुओं को मौसमी बदलाव में होने वाले संक्रामक बीमारियों से आसानी से बचा सकते हैं। गला घोटू और लंगड़ी बीमारी बरसात के मौसम में सामने आती है, जिनसे पशुओं को बचाने के लिए HSBQ का टीका दिलाना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां बहुत ज्यादा संक्रामक होती है। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के युवा प्रगतिशील किसान अमरजीत कुमार से, जो जैविक विधि से भिंडी की खेती कर रहे हैं। वैशाली जिले के फरीदपुर गांव के युवा किसान अमरजीत कुमार का लिबास और लहजा बताता है कि यह युवा किसान अच्छी शिक्षा लेने के बाद खेतों में उतरा है। मेरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने बीटेक किया बैंगलोर से। मेरा MBA सिम्बायोसिस पुणे से है। उसके बाद मैंने गांव में आने के बाद देखा कि कुछ किसानों के लिए करना है और कुछ करके दिखाना है कि बाकी किसान भी कुछ कर पाए, इसलिए हमने ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत यही नया भारत है, जहां उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त युवक गांव लौटकर गांव के किसानों को खेती की सीख, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से क्षति और जैविक खेती के फायदे बता रहा है। और ऑर्गेनिक से मेन फ़ायदा ये है कि इतनी सारी जो बीमारियाँ बढ़ रही है, आज कैंसर की बीमारी आज हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मेन रीज़न जो हम केमिकल डालते हैं उस वजह से है, और मिट्टी में जो उपज क्षमता है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो गया है। अमरजीत के खेतों की भिंडी ने इनकी लागत इन्हें लौटा दी है। खेतों में खड़ी यह भिंडी अब इन्हें मुनाफा देने के मूड में है। अच्छा खासा आमदनी, जो हमारा खर्च था वो ऑलमोस्ट अभी तक हमारे से खर्च निकल चुका है, और अब जो भी आगे होगा ये हमारा प्रॉफिट ही है यहाँ से। फसलों को कीटों से भी काफी नुकसान होता है। कीट व्याधियों के से फसल को बचाने के लिए हमारे कई किसान भाई रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी, पर्यावरण और मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहे हैं। कीटों से फसल सुरक्षा की एक सस्ती, टिकाऊ और कारगर तकनीक है खेतों में फेरोमोन ट्रैप का व्यवहार। फेरोमोन ट्रैप एक साधारण सा उपकरण है जो महंगा बिल्कुल नहीं है। इसमें कीप के आकार के मुख्य भाग पर लगे ढक्कन पर मादक कीट की गंध का ल्योर लगाया जाता है। यह ल्योर नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर प्रकार के कीट का ल्योर अलग अलग होता है। जिस कीट का मादा ल्योर लगाया जाता है, उस कीट का नर सदस्य मादा की कृत्रिम गंध को वास्तविक समझकर आकर्षित होकर वहां आता है और फेरोमोन ट्रैप की कीप में गिर जाता है, जो नीचे लगे हुए थैलानुमा संरचना से बाहर नहीं निकल पाता है और हमारे किसान भाइयों की फसल सुरक्षित रह जाती है। बिहार के अलावा देश के कई राज्यों में सुगंधित धान की काफी मांग है। सुगंधित धान की खेती को साधारण धान की तरह ही होती है, लेकिन बिक्री करने पर किसानों को इसका अधिक मूल्य मिलता है। इसके लिए मिट्टी के लिहाज से जिलावार प्रभेदों का चयन आवश्यक है, जैसे कटिहार जिले के लिए हफ्साल, तो बांका के लिए मालभोग, लखीसराय जिला के लिए कारी बाक, तो भागलपुर जिले के लिए कतरनी, रोहतास जिले के लिए सोनाचूर, तो बर्मा भूसी समस्तीपुर जिले के लिए सुगंधित धान के उन्नत प्रभेद हैं। अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर।
मंडी भाव के लिए आपको लिए चलते हैं पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1550 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1400 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1800 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। आप सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। अभी आपने कृषि समाचार देखा, जहां आपने कृषि से जुड़ी कई अहम जानकारियां हासिल की। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द होंगे हाजिर। उखाड़ नहीं पाए ना, इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करेंगे मछली सह बतख पालन के बारे में, जो कि एक कृषि सह व्यवसाय है। पूरे प्रदेश में मछली पालन के साथ साथ बतख पालन का व्यवसाय भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर बतख पालन की बात करें तो यह कम लागत और कम जगह में आसानी से किया जा सकता है। बस ज़रूरी है कुछ बातों का ध्यान रखने की। आइए जानते हैं विशेषज्ञ पंकज कुमार से कि बतख और मछली पालन करते समय किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आजकल चर्चा होती है समेकित कृषि कार्य के साथ साथ समेकित पशुपालन और मछली पालन की। क्योंकि आय को अगर तेज़ी से बढ़ाना है तो एक साथ तीनों कार्य करने से बहुत जल्दी आपको और ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो समेकित मछली पालन के साथ बतख पालन कैसे करें और यह किस तरह लाभदायक व्यवसाय बन सकता है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार, जो बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि समेकित मछली पालन के साथ बतख और मुर्गी पालन क्या क्या किया जा सकता है। बहुत अच्छा ही प्रश्न है। दिन प्रतिदिन जोत की ज़मीन घटती जा रही है और ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई ये बाध्य हो रहे हैं कि कृषि के साथ साथ पशुपालन की अन्य विधाओं को किस प्रकार जोड़ा जाए कि आमदनी अधिक हो सके, आमदनी 2 गुनी 3 गुनी हो सके उसे। इसमें सबसे अच्छा आजकल ये विधा है, जैसे कि आप मछली पालन पर चर्चा करना है तो मछली पालन के साथ क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो मछली पालन के लिए जो आप तालाब करते हैं किसान भाई, वहाँ पर जो आप लेबर श्रमिक लगाते हैं, उसी श्रम में और उसी तालाब के साथ उसके जो बांध होते हैं उनको मिला करके आप चाहें तो पशुपालन की अन्य विधाओं में आप मुर्गी पालन, बत्तख पालन या छोटे मोटे ऑर्चार्ड, नींबू के, केले के, पपीते के इत्यादि के पौधे लगा करके आप उसे बखूबी कर सकते हैं। आप तो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं झाड़ी नुमा, उससे भी करंज के, नींबू के आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। रंगीन नस्ल की मुर्गियां मिलती हैं, जैसे बनराजा है, ग्रामप्रिया है, कड़कनाथ है, सोनाली है, श्रीनिधि है, वनश्री है, जो कि भारत सरकार के द्वारा अनुशंसित प्रजातियां हैं। और ये घर के पिछवाड़े में अथवा बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ये सारे अच्छी ब्रीड मानी जाती हैं। तो इसको भी रख के आप अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर बत्तख पालन करें तो और ये बेहतर होगा। तो बत्तख कई की प्रजातियां और रख के पाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने मछली पालन के साथ अभी बत्तख पालन की चर्चा की, जो कि ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो जो हम किसान भाई अगर करना चाहें, शुरू करना चाहें, तो कैसे शुरुआत करेंगे, उसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? जी, हम एक विधा पर चर्चा करें आज। जैसा कि आपने बताया संजय जी कि मछली से बत्तख पालन कैसे करें, क्या करें और इसमें कैसे इसको शुरुआत कैसे करें। देखिए किसान भाई, मछली पालन तो बिहार के लगभग प्रत्येक ज़िले में छोटे या बड़े स्तर पर हमारे किसान भाई करते आ रहे हैं और ये अब अच्छा रूप, व्यापक रूप में फैलता जा रहा है।
तो मछली के साथ साथ अगर हम बत्तख पालेंगे तो बत्तख से मछली को ही फ़ायदा होगा और मछली से तालाब जो है उसी तालाब में बत्तख भी पल जाएगी, जिससे अंडे और मांस हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसी कीमत में, उसी मेहनत में थोड़ी सी पूंजी अधिक लगा करके। इसके लिए करना क्या होगा कि औसत अगर 1 हेक्टेयर की आपका तालाब है तो 1 हेक्टेयर में लगभग हम 4,500 से 5,000 फिंगरलिंग डालते हैं। 4500 से 5,000 के आसपास फिंगरलिंग उसमें डालते हैं तो 1 हेक्टेयर के तालाब में 250 से 350 बत्तख के बच्चे को रख सकते हैं। इसके लिए जो तालाब है उसके बांध पर छोटा सा घर बना दीजिए। 300 बत्तख को अगर रखना है तो 20 फीट गुना 10 फीट जो है उसका एक घर और फिर 10 फीट गुना 15 फीट का दूसरा घर, 2 घर छोटा छोटा चाहें तो, या 15 गुने 10 का एक घर और 15 फीट गुने 10 फीट का दूसरा घर। ऐसे करके आप 2 घर बना सकते हैं छोटा सा रहने के लिए और उसको सीढ़ी बना दे नीचे उतरने के लिए। एक साथ कई तरीके से फ़ायदा हो सकता है, मछली का उत्पादन बढ़ सकता है, बत्तख को भी फ़ायदा होगा। तो चूँकि मछली में भी कुछ वेराइटी जो कुछ किस्में होंगी जिसको तालाब में डाला जा सकता है, तो क्या क्या अनुशंसित किस्में हैं मछली की जिसका बत्तख के साथ हम लोग पाल सकते हैं? तो हाँ, मछली की जो अनुशंसित किस्में हैं जो कि इस तालाब में मछली से बत्तख पालक में कर सकते हैं हम लोग, इसमें हमारा रोहू है, कतला है और मृगाल है। ये 3 प्रजातियां हैं जो बिहार और समीपवर्ती इलाकों के आबो हवा जलवायु में के अनुसार बेहतर हैं और इसको तालाब में डाल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी। तो बत्तख की भी क्या कोई खास प्रजाति होती होगी जो हमारे किसान भाई पाल सकते हैं? हाँ, बत्तख जो आप डाल रहे हैं उसमें आप इंडियन रनर अथवा खाकी कैम्बेल, ये 2 प्रजातियां बिहार के लिए अनुशंसित है। बिहार और समीपवर्ती इलाकों के लिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन सारी में तो खाकी कैम्बेल और इंडियन रनर में से आपको जो मिल जाए उससे आप डालें। एक चीज़ अवश्य ध्यान दें किसान भाई, या तो मछली का जीरा अगर आप खरीद रहे हैं, फिंगरलिंग अथवा बत्तख के चूजी आप ले रहे हैं, हमेशा आप किसी सरकारी हैचरी से खरीदा करें या कोई प्रतिष्ठित हैचरी है उसी से लिया करें। क्योंकि आमदनी अंतिम विकल्प होता है हमारे किसान भाइयों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी किसान भाइयों को मिले, यही हमारा भी कृषि दर्शन का उद्देश्य रहता है। तो किसान भाई अगर जो कृषि के साथ मछली के साथ अगर बत्तख पालन करते हैं तो उनकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है, कितनी आमदनी हो सकती है उनकी? अच्छा प्रश्न है कि क्योंकि हमारे जो भी किसान बंधु या युवा या कोई भी व्यक्ति अगर कर रहा है तो अंतिम उसका लक्ष्य होता है कि इसमें उसे प्रॉफिट हो, आमदनी हो, फ़ायदा हो, मुनाफा हो। तो एक छोटे मोटे आकलन के अनुसार ऐसा हम लोग आर्थिकी निकाले हैं तो अगर 1 हेक्टेयर में अगर आप फिंगरलिंग रख रहे हैं 4 से 5,000 तो उसमें 4 टन के आसपास मछली का उत्पादन होगा जो 6 महीने के बाद हो जाता है और इसके साथ साथ लगभग 4,000 से 5,000 बत्तख के अंडे आप प्राप्त कर सकते हैं। 6 महीने के बाद बत्तख अंडा देना शुरू करती है और अगले 2 साल 1.5 साल तक वो अंडा देते रहती है, 1.5 साल तक कम से कम। तो आपको 4 से 5,000 तक आपको अंडा की उत्पादन हो जाएगा जो कि काफ़ी 10 रुपये के आसपास बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा आमदनी होगा। इसके अलावे 400 से 500 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन होगा। अंडा उत्पादन के बाद जब आप बेचिएगा मांस के लिए तो इससे मांस की ही प्राप्ति होगी। तो लगभग 400 किलोग्राम आप मांस प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब कि 1 हेक्टेयर में जो आप 4 टन मछली प्राप्त करते थे उसके अलावे आप 5,000 अंडा और 4 टन मांस, 4 क्विंटल मांस भी, 400 किलो मांस भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसकी आमदनी काफ़ी बेहतर होगी, जोड़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा समेकित मछली से बत्तख पालन के बारे में कितनी विस्तार से और बढ़िया जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने मछली और बत्तख पालन के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जाना। आइए अब बात करते हैं कार्यक्रम के दूसरे विषय के बारे में। किसान भाइयों, मखाना अपने लाजवाब स्वाद के लिए जाना जाता है। हमारे प्रदेश में इसकी खेती बड़े स्तर पर की जाती है। यह पौष्टिक देने वाला फल है जिसका सेवन खाने में कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन जलीय होने के कारण इसकी खेती के दौरान खरपतवार और कीट लगने की समस्या बनी रहती है, जिससे इसका उत्पादन में कमी आती है। इसकी देखभाल कैसे करें, बता रहे हैं विशेषज्ञ मुकुल कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम
अपने इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में बात करेंगे मखाना की खेती पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मखाने में अनेकों तरह की विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। हालांकि इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में कुछ ही क्षेत्रों में की जाती है और हमारे बिहार में इसकी खेती प्रचुर मात्रा में उत्तरी बिहार में की जाती है और वहाँ पे एक कहावत भी है कि पग पग पोखर माछ मखान। जी हाँ किसान भाइयों, आप उत्तरी बिहार में जाइएगा तो आपको हर जगह तालाब और मखाने की खेती ये आमतौर पे देखने को मिल जाती है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और एक बात और कि मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल चुका है और हमारी केंद्र की सरकार मखाने की खेती के लिए हर संभव किसानों को मदद देने के लिए तत्पर है और प्रोत्साहित भी कर रही है। और आज इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो कृषि महाविद्यालय सहरसा में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, मखाना की वैज्ञानिक खेती क्या है? मखाना, जैसा कि आप जानते हैं कि मखाना में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, मिनरल्स पाए जाते हैं और उसका जो है उपयोग जो होता है हर तरह से किया जाता है। मखाना की खेती ऐसे उत्तरी बिहार में सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल, ये सब एरिया में काफ़ी जगहों में होती है। पहले जो ट्रेडिशनल खेती होती थी मखाना में, तालाब के में लगाते थे। अब क्या होता है, तो मखाना की खेती के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पानी की भरपूर मात्रा भी ज़रूरी है। उसके लिए एक लिमिटेशन होती है। जैसे हम जो समतल खेत है उसमें भी मखाना कर सकते हैं, लेकिन है कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर बिहार में पानी की कभी कमी नहीं होती है, तो उस खेत में लगातार जो होती है स्थिर पानी होना चाहिए। पानी की में जो चलन नहीं होना चाहिए, स्थिर जगह में वो लगातार 2 फीट पानी का वह लगाव होना चाहिए। उस खेत में मखाना की खेती करते हैं। मखाना की खेती तो हम फरवरी मार्च से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले उसका हम नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी में क्या करते हैं, अगर हम 1 हेक्टेयर में खेती करनी है तो उसके लिए हम लोग 1 हेक्टेयर की खेती करने के लिए तो हम लोग को 8 पर इकट्ठा के हिसाब से हम लोग 80 kg वह सीड चाहिए। मखाना की सीड, उसके हम अलग नर्सरी जो प्लॉट बनाते हैं नर्सरी के लिए, तो अगर 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर फीट में हम खेती करनी है तो 500 स्क्वायर फीट में हम नर्सरी पहले तैयार करते हैं और 500 स्क्वायर फीट में हम लोग 80 kg सीड चाहिए, उसको हम नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार जब 1 महीना का नर्सरी जब हो जाता है तो मुख्य खेत तैयारी करते समय हम देखते हैं कि उसमें फर्टिलाइज़र का जो डोज होता है एक ही बार दिया जाता है, क्योंकि उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, तो बाद में हम फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते हैं। तो फर्टिलाइज़र का जो डोज रहता है NPK का 100 kg नाइट्रोजन और 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास, तीनों जो फर्टिलाइज़र होते हैं एक ही साथ हम दे देते हैं, सोल में ही दे देते हैं। उसके बाद हम ट्रांसप्लांटिंग जो जहाँ नर्सरी लगाए थे उसके वहाँ से हटाकर मेन खेत में हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, लगा देते हैं। सर, इसी संदर्भ से जो जुड़ा अगला सवाल है वह यह है कि हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में उत्तरी बिहार के कई किसान भाइयों का ये सवाल आते रहता है कि मखाना की खेती में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, तो वो कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं और उनका निदान सर किस तरह से हमारे किसान भाई करें? मखाना की खेती तो जहाँ पानी जमाव रहता है वहीं पकड़ते हैं और दिक्कत ये होती है आज के डेट में श्रमिक की कमी हो गया है। जो पुराना जो एक खास वर्ग के जो रहते हैं वही वो कर पाते हैं और लगाने में कोई मेहनत नहीं ज़्यादा है, बस उसका हार्वेस्टिंग करने जो कटाई मड़ाई करते हैं उसमें ज़्यादा टेक्निक होता है। वह खास टाइप के जो वर्ग होते हैं, मल्लाह वर्ग होते हैं, वही वो लोग कर पाते हैं। इसीलिए होता है उसमें संग्रहण करने में या कटाई मड़ाई में थोड़ा दिक्कत होती है। लगाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि लगाने में तो मैनुअल जैसे धान लगाते हैं वैसे ही हम लोग लगा देते हैं, धान की तरह लगाते हैं। सर, जहाँ तक आपने अभी हम लोग बात किए हार्वेस्टिंग में कठिनाइयों की, तो सर हार्वेस्टिंग की कठिनाइयाँ क्या हैं और उनसे हमारे जो किसान भाई मखाने की खेती कर रहे हैं उनसे निजात कैसे पाएँ? जैसे मखाना जो होता है, मखाना का हार्वेस्टिंग पानी में ही किया जाता है। जब हम मार्च में लगाए थे तो अभी जो मखाना में फूल आना शुरू हो गया है। जुलाई अगस्त में मखाना में फूल खिल जाता है। फूल खिलने के बाद 30 से 40 दिन के बाद उसमें फली लग जाता है, पॉड बन जाता है। एक पॉड में 40 से 50 सीड बन जाता है
और एक जो पौधा रहता है उसमें 8 से लेके 20 फ्लावर आते हैं। तो एक जो पूरे प्लांट जो होता है उसमें 1 से 1.5 kg के लमसम उसमें सीड तैयार होता है। तो मखाना के फूल आने के बाद जब फल लगता है 30-40 दिन के बाद, जैसे अगस्त में फूल आ गया और सितंबर में फल आ जाता है, और फल आने के बाद जब मैच्योर हो जाता है फल तो उसमें फट जाता है। जब तैयार हो गया फल उसका तो फट कर नीचे गिर जाता है। नीचे तो पानी का लेयर भी है और उसके बाद ज़मीन में गिर जाता है। वह निकालने में थोड़ा कठिनाई होती है कि ज़मीन में जाए और 1 फीट 1.5 फीट पानी लगा हुआ तो कैसे निकाला जाता है। और उसके निकालने के लिए अभी जो है वर्तमान में मशीन कोई ऐसा नहीं हुआ है। वो उस निकालने के लिए मानवीय विधि है, मतलब मैनुअल विधि एक विधि है जिसके जरिए हम उस ईट को निकाल सकते हैं। सर 1 हेक्टेयर में लागत खर्च कितना है और मुनाफा सर उसमें कितना है? देखिए लागत खाना में पूरे 1 हेक्टेयर में लमसम लागत 40 से 50 हज़ार रुपया लग जाता है। लगाने से ज़्यादा हार्वेस्टिंग में लगता है। और जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का अगर हम रेट लेंगे तो जो सीड तैयार होता है तो मतलब 70 रुपये 75 रुपये पर केजी के हिसाब से उसका सीड बनता है। अगर डायरेक्ट सीड रूप में बेचेंगे तो मुनाफा थोड़ा कम होगा, और उसी सीड को, उस फल को हम लावा रूप में बना के बेचेंगे तो उसका मुनाफा ज़्यादा होता है। क्योंकि सीड जो होता है तो सीड तो 70 रुपये 80 रुपये केजी बिकता है, और वही सीड से जब लावा तैयार हो जाता है तो मार्केट में 600 रुपये 700 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है। लेकिन यह है कि अगर सीड जो है तो जितना हम सीड का लावा बनाएंगे, अगर 2.5 kg सीड है तो उसमें लमसम 1 kg के हिसाब से लावा पैदा होता, लावा निकलता है। और लावा निकालने की विधि जो है, अब जो यांत्रिकरण विधि आ गई है, उसके हीटर लगा रहता है। हीटर में टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री टेम्परेचर किया जाता है। उसके बाद ब्रश करके लावा तैयार किया जाता है। तो सीड रूप में बेचेंगे तो मुनाफा थोड़ा कम होगा, और वही लावा बना के मार्केट में बेचेंगे तो मुनाफा ज़्यादा होगा। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि थोड़ी सी सावधानी से अगर आप मखाने की खेती करें तो बहुत ही बेहतर लाभ अर्जित किया जा सकता है। और मखाना को हम जैसा कि आप सभी जानते हैं फलाहार के रूप में भी उपयोग करते हैं, और ये सबसे मुख्य बात है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और इसका उपयोग भारतवर्ष में क्या, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी अब नए प्रजाति आ जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन इसका हो रहा है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर देते हैं विराम। अगले अंक में कुछ और जानकारियों के साथ फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए मैं पूरी कृषि दर्शन टीम की ओर से आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान।